हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैलेटा। सो आज के इस क्लास में इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमारी सीरीज चल रही थी। ये चौथा सेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। सो वो सारे टॉपिक्स जो कि अगस्त फेज 2 में पूछे जाने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है, जो मैंने आपको पहले वाले सेशन में शेयर भी किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिएगा। आप वैसे कोई टॉपिक्स को चाहे तो खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आप लोगों की तैयारी को थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए इन टॉपिक्स पे हम लोग भी यहाँ पे एलिबोरेटिव तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्हीं यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन की सीरीज में बढ़ते हैं आज हम चौथे सेशन में, चौथे लेक्चर में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को यहाँ पे मिस किया है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट 2022 पेपर 1 की न्यू बैच की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वाइज क्लासेस मैंने आप लोगों को कराई है, यूनिट वाइज डिटेल में। इसके अलावा हर क्लास की पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को शेयर की है, और ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ताकि सारी पीडीएफ को आप लोग फाइल्स सेक्शन में जाकर के आप लोग वहां से डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही आप यहाँ पे गैलेटा बाय शेफाली इस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे और वहां पे फाइल्स सेक्शन में जाना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को पुरानी पीडीएफ को डाउनलोड करने में, फाइंड आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि वो ठीक तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सारी पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट 40 टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले सेशन में ऑलरेडी डिस्कशन में आप लोगों से कर ही चुकी हूँ, बता ही चुकी हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मूक समझ लिया है। मूक के अलावा काफी सारे टॉपिक जैसे कि स्वयं प्रभा, लगभग 20 से 25 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनआरएफ की रैंकिंग। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को बना के शेयर कर दिया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी पढ़ चुके हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन के कुछ स्टाइल्स, मॉडल्स। देखिए, अभी आप लोगों का जुलाई वाला भी जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उनमें भी इन्हीं टॉपिक्स को टच किया गया था। तो हाई चांसेस है कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी इन्हीं टॉपिक्स के ही इर्द गिर्द आप सभी लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स है। मतलब अगर पेपर 1 में क्वेश्चन बनते हैं तो हमेशा इन टॉपिक्स को टच किया ही जाता है। तो एडल्ट लर्निंग हम लोग पढ़ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या कुछ कहती है, IUCN की रेड लिस्ट भी हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी कैटेगरीज है IUCN की रेड लिस्ट में। इसके अलावा रेड डेटा बुक क्या है, ग्रीन डेटा बुक क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है, HC2, IN-situ, नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड कितने हैं भारत में। वेटलैंड का एक बार आप डेटा देख लीजिएगा कि 49 है या 54 है। शायद हो सकता है कि वेटलैंड के कुछ डेटा यहाँ पे इंक्रीज हुए हो। तो लेटेस्ट 2022 में अभी कितने वेटलैंड्स हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आईसीटी के कुछ कंसेप्ट्स और फीचर्स को हमने देखा था, और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हब, राउटर और स्विच, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके मैचिंग वाले। इन सारी चीजों को, इन सारे सेशंस को, मतलब इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी प्रीवियस वाले सेशंस में मैं कवर कर चुकी हूँ। मिस किया तो आप देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन वैरायटी क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, मैचिंग के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सभी लोग क्विकली सेशन में ज्वाइन हो जाएं। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि सेशन बिल्कुल फ्री है। सारी चीजें, सारी क्लासेस यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटली फ्री मिलती हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्रीवियस सेशन में। तो पॉइंट नंबर 18 को पढ़ते हैं, मतलब 18वां आपका टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स को पढ़ेंगे, कन्वेंशन को पढ़ेंगे, क्विकली पढ़ेंगे। सो एक बार सभी लोग यहाँ पे बता दें कि ऑडियो वीडियो अगर ठीक है, ताकि हम लोग इस सेशन को यहाँ पे प्रोसीड करें। सभी को गुड इवनिंग है, वेलकम, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, अभिवादन के जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे, उन शब्दों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है। तो चलिए फुल पावर पैक के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए, जब भी इन्वायरमेंट समिट या कन्वेंशन की बात आती है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, यानी कि जैसे कि आपका पेरिस एग्रीमेंट, मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल, इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और रियो समिट, ये कुछ आपके समिट्स हुए, कुछ सबमिशंस हुए हैं, जहां से आपको ये पूछता है कि पर्टिकुलर ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ये किसके ऊपर में फोकस्ड है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पेरिस एग्रीमेंट किसके ऊपर में फोकस करता है? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में, जहां पे हमने बात किया कि जो धरती का तापमान है वैश्विक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको कम करेंगे। मतलब आप एक टेम्परेचर को कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अग्रीमेंट आपने किया, क्योंकि पेरिस में हुआ था इसलिए इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट रख दिया गया। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अलावा ये एग्रीमेंट में 196 पार्टीज शामिल हुई थी, यानी कि 196 देश शामिल हुए थे। 2015 में एग्रीमेंट हुआ था। और लेटेस्ट एग्रीमेंट कौन सी कंट्री में हुआ था और कब हुआ था, इसको आप थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका एम क्या है, पहला एम तो ये है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, लगभग 2 डिग्री का टेम्परेचर कम करेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है 2025 और 2030 तक,
इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग के डिग्री, मतलब जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम तब तक अचीव कर लेंगे। कब तक? 2025 से लेकर के 2023 तक। तो ये तो एक बात हो गई पेरिस एग्रीमेंट की। इसमें हमने एक बात और बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि यूएसआर हो गया, यूएसएसआर सॉरी, और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद में इंग्लैंड, यूके, जितने भी आपके, जैसे रशिया और भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेंगे, फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एनहांस कर सके और इस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा वो प्रिवेंट कर सके। जैसे कि अगर आप समझिए कि बहुत पुरानी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे सीएफसीज हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे ऐसे गैसेस जो कि आपके इन्वायरमेंट को यहाँ पे हानिकारक है उनके लिए, वो बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। तो जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हो तो क्या कई बार ऐसा होता है कि आप ये सारे जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको कम से कम मशीनरी उसको निकालेगी या उसको कंप्रेस कर सकती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात बोली गई। इसके अलावा जो सेकंड आपका एग्रीमेंट हुआ था या कन्वेंशन हुआ था, वो था मॉरिटरी प्रोटोकॉल का। अब ये जो एग्रीमेंट था, ये था अर्थ का जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट होने से बचाना, यानी कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए हमने मॉरिटरी प्रोटोकॉल का एग्रीमेंट किया था। ये 1987 में साइन हुआ था और इनैक्ट हुआ था 1989 में। अब ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट का मेजर जो फोकस था वो था ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। अब आपको अगर यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको पूछा ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग में आप कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पेरिस में जाके क्लिक करना है। मॉरिटरी प्रोटोकॉल में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ओजोन लेयर आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इन्होंने बोला था ग्रीन हाउस जो गैस का इमिशन हो रहा है इसको हम रिड्यूस करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को हम रिड्यूस करेंगे, ये याद रखना। ये 1997 में हुआ था, इसको हम अर्थ समिट, इट वॉज साइन बाय मोस्ट नेशन एट 1997, अर्थ समिट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अर्थ समिट सॉरी रियो समिट को बोलते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि सभी नेशंस ने ये डिसाइड किया कि ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा क्योंकि क्योटो एक आपका स्टेट है या बोल सकते हो एक सिटी है जापान में, इसीलिए ये एग्रीमेंट भी आपका जापान में हुआ था, तो वही सिटी के नाम पे या उनके स्टेट के ही नाम पे उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया। तो 1997 में कुछ आपकी एक अर्थ समिट भी हुई थी, तो अर्थ समिट का जो आपका मेन यहाँ पे फोकस था, ये टारगेट था, बहुत सारे पॉइंट्स को उसको क्योटो प्रोटोकॉल में भी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया गया था। तो लगभग 6 की ग्रीन हाउस गैसेस है, यानी कि जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस है 6 अलग अलग प्रकार की इंपॉर्टेंट या बोल सकते हो जो कि ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती है, तो वो 6 गैसेस को हम कम करेंगे, ठीक। तो ये तो बात थी क्योटो प्रोटोकॉल की, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल करना है। रियो समिट में बोला गया, रियो समिट को आप अर्थ समिट के भी नाम से जानते हो, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का एक समिट था, और इसमें हमने बोला क्या कि आपके एक जितने भी प्लान्स हैं, मतलब इट प्रोड्यूस लॉन्ग रेंज रिपोर्ट्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स दैट कंटिन्यू टू सर्व गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल एक्शन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण से संबंधित जितने भी यहाँ पे इशू हैं, उन सभी इश्यूज को इसमें एड्रेस किया गया। और हमने बोला कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि जो जैव विविधता है, उसको हम यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होने से बचाएंगे। तो ये जो समिट था ये अर्थ को बचाने के लिए था, अर्थ की जो लाइफ है उसको बचाने के लिए था। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो जो एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है एक लंबे समय से, उनको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए रियो समिट हुआ था। तो रियो समिट का दूसरा नाम क्या है? अर्थ। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। रियो समिट जो कि ब्राजील में हुआ था, रियो एक सिटी है ब्राजील में, तो जो भी समिट जिस भी स्टेट में होता है या जिस भी कंट्री में होता है, उसी स्टेट या उसी कंट्री या उसी सिटी के नाम से हमने उस समिट का भी नाम रख दिया ताकि उसको हम उस तरीके से रिजेंबल कर सके। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक सिटी है, और वहां पे अर्थ समिट के नाम से इसका एक दूसरा नाम है, जिसपे कि हमने बोला कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे। तो इसका एक फुल फॉर्म भी मतलब इसमें एक फुल फॉर्म भी पूछता है, UNFCCC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इस फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी ने ही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था, यानी कि एक कन्वेंशन जो हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, और इसको किसने रेगुलेट किया हुआ था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर के। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ये सारी आपकी समिट्स हुई थी। तो ये तो था आपकी समिट से कुछ डिटेल्स और कुछ हाईलाइट। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे समिट्स हैं, जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है,
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका पहला ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है समिट था, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन का एक सिटी है, इसलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इस पूरे कॉन्फ्रेंस का नाम ही रख दिया गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेजर मेजर हाईलाइट्स याद रखना है। तो स्टॉकहोम क्या है, स्वीडन का एक सिटी है, इसके नाम पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये पहली आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट हुई थी 1972 में। रियो डी जेनेरियो, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा, इसका एक और नाम एजेंडा 21 है, एक और नाम इसका अर्थ समिट है। ठीक, इसको याद रखिएगा। एजेंडा 21 और अर्थ समिट दोनों ही रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस के दूसरे एक नाम है, जिसमें कि हमने फोकस किया था बायोडायवर्सिटी ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे दिखाया, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के ऊपर में यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जोहान्सबर्ग में एक समिट हुई थी, ये आपकी वर्ल्ड समिट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो मीटिंग हुई थी वो जोहान्सबर्ग समिट हुई थी। जोहान्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, और 2002 में ये समिट हुआ था। जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है, एक पॉपुलेशन का ग्रोथ लगातार जो बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो रहा है, उसके ऊपर में समिट हुआ था कि कैसे हम सतत विकास कर सकते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य से, विकास की दृष्टि से जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का नाम जोहान्सबर्ग समिट था। ठीक, समिट का मतलब होता है मीटिंग, समिट का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, जहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो एक ही वर्ड है, उसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, नाम में कंफ्यूज मत होना। अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 13वीं कॉन्फ्रेंस थी COP13, और जो भी आपकी माइग्रेटरी स्पीशीज यानी कि ऐसी प्रजाति, चाहे वाइल्ड एनिमल्स की हो, चाहे प्लांट्स की हो, चाहे आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, जो कि माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके ऊपर में कैसे आप प्रोटेक्शन की एक लेयर डाल सकते हो, उनको कैसे आप सुरक्षित कर सकते हो, उसके लिए अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में है, 2020 में ये मीटिंग हुई थी, भारत के अंतर्गत में हुई। तो 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP, जो पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में दिखाया, बिल्कुल COP की अलग अलग मीटिंग जगह जगह अलग अलग देश में हुई। पहली मीटिंग इनकी पेरिस में हुई थी, इसलिए इसका नाम COP21 कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। ठीक, इसके अलावा अभी जो रिसेंट आपका हुआ था वो आप देख लेंगे कि रिसेंट कौन से नंबर में की एग्रीमेंट हुआ, सॉरी समिट हुआ था, कौन से देश में हुआ था, क्या उनका थीम था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आता है, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। लिस्ट 1 में इन्वायरमेंटल कुछ प्रोटोकॉल्स है या एग्रीमेंट्स है या कुछ एक्शन प्लान्स है, इनके कुछ प्रोविजंस हैं, इनको आप मैच करिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एक्शन प्लान और क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सा एग्रीमेंट किस चीज के ऊपर में फोकस करता है? जस्ट रिसेंट अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन लिया है। अब इसके ऊपर में देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछेगा। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सके। क्विकली सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्योटो प्रोटोकॉल। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा। हो सकता है कि कुछ एक आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने 2-3 पढ़े हैं तो वहां से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्विकली आप आंसर को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि मॉनिटरी प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बोला कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है हम उसको सुरक्षित करेंगे, हम उसको सिक्योर करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला कि जो इमिशन हो रहा है यहाँ पर, पेरिस एग्रीमेंट जो इमिशन हो रहा है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उसको हम यहाँ पे रोकेंगे। क्लाइमेट एक्शन प्लान की जब बात हुई तो हमने बोला कि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है कि पानी से संबंधित, पानी एक संसाधन है, इस संसाधन से संबंधित जो भी प्रबंधन हो सकता है उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूटर, डी का हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है और लगाकर ही क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, ज्यादा चांस होंगे कि आपके आंसर सही निकलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का, यानी कि मान्यत विश्वविद्यालय। मान्यत विश्वविद्यालय का मतलब क्या हुआ? चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी कह लें या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कह लें, ये एक्रेडिएशन अवॉर्डेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया कॉन्फरिंग द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। इनका काम क्या है? ऑब्वियसली डीम्ड यूनिवर्सिटी को डीम्ड यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी बोला जाता है। MHRD ने इसको पूरा कोट किया हुआ कि ऐसे सभी इंस्टीट्यूशन, देखिए ये यूनिवर्सिटी नहीं होती है लेकिन इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनका जो पढ़ाने का तरीका होता है, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के लेवल का होता है, हाई स्टैंडर्ड का होता है। जो एरिया ऑफ स्टडी होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है कि
यहाँ पर ये जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, A1 क्लास की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको मान्यता यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस दे दिया जाता है। यानी कि ये यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन वो सभी फैसिलिटी को ये एंजॉय कर पाएंगे जो कि एक विश्वविद्यालय इंजॉय करता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ये इंजॉय नहीं कर पाएंगे या एक बेनिफिट को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो ये कि ये किसी दूसरे कॉलेज को अपने ही नाम का मान्यता प्राप्त मतलब एक्रेडिटेशन नहीं दे सकते। जैसे कि मान लो कि कोई एक ए नाम की यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपना स्टेटस, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई, रिसोर्सेज सब कुछ किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी या जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना पूरा मेंटेन करके रखा है। तो सरकार ने इनको बोला कि भाई आप डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए, मतलब आप यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अपना स्टेटस इतना बढ़िया रखा है तो आपको मान्यता यूनिवर्सिटी की जितने भी यूनिवर्सिटी की जितनी भी फैसिलिटी होती है वो सब कुछ आपको दी जाएगी और आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में रख दिया जाएगा। सिर्फ एक बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा कि आप और कॉलेजेस को अपने नाम का एफिलिएशन नहीं दे सकते हो। तो ये सभी एकेडमिक स्टेटस को और प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं जो कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज को मिलता है। एमएचआरडी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को लाया गया था और लगभग अभी इंडिया में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनका डेटा अपन लोग अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब किन किन यूनिवर्सिटीज को हम यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि मानित विश्वविद्यालय के कैटेगरी में हम किसे किसे रखेंगे। तो वो सभी यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी शुड हैव एक्रेडिटेशन बाय नैट, यानी कि नैट के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और एक ग्रेड तय किया जाता है। तो लगभग 3.01 अगर इनका ग्रेड है तो हम इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में मान लेंगे। अब नैक क्या है? नैक का काम ही ये होता है कि ये एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये मान्यता प्राप्त करने के लिए एक परिषद ही बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पे, जिनका काम ही ये होता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को तय करते हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड है, यूजीसी का जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सिटी का जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, वो इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि इनके कॉलेजेस में या इनकी यूनिवर्सिटीज में, सॉरी कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी में लगभग 2/3 टेक्निकल प्रोग्राम्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के। 2 सक्सेसिव साइकिल्स में इनके एप्लीकेशन फुलफिल होने चाहिए और ये यूनिवर्सिटी, ये इन सारी यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज मिनिमम 5 ईयर के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होने चाहिए, 3 इयर्स के इनके डिपार्टमेंटल कोर्स होने चाहिए और इसके अलावा द यूनिवर्सिटी शुड बी इंगेज इन पब्लिकेशन, मतलब रिसर्च में भी इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पब्लिकेशंस भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इनकी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरल लेवल के या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए। एक ईयरली टारगेट भी दिया जाता है पर फैकल्टी पब्लिकेशन का, यानी कि हर एक फैकल्टी अपने अपने कॉलेजेस में या अपने अपने तरफ से स्कोपस में क्या करेगी? पब्लिकेशन देगी। तो स्कोपस क्या होता है? एक तरीके का आपका पीयर रिव्यू जर्नल होता है, एक ऐसा जर्नल होता है जिसमें कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, वो सब लोग रिव्यू करते हैं और फिर वो स्कोपस के थ्रू, एक पब्लिकेशन के थ्रू वो आगे जाता है जिसको आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ पाते हैं। तो शुड नॉट बी लेस देन 1.5 एज अ नॉर्मल बेसिस फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो ये सारे मैंडेटरी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इन सभी क्राइटेरियाज को कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कॉलेज या कोई भी विश्वविद्यालय फॉलो करता है तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई आप चूंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड की चीजों को आपने मेंटेन करके रखा है तो आपको हम यूनिवर्सिटी तो नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन मान्यता यूनिवर्सिटी, यानी कि हम मान लेंगे कि आप एक यूनिवर्सिटी है और सारी फैसिलिटी जो कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी एंजॉय करते हैं वो आप इस चीज को यहाँ पे ले पाएंगे। ए डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन अवॉर्ड डिग्री अप्रूव कोर्सेज, ये अप्रूव कर सकते हैं कोर्सेज को, डिग्री को अवॉर्ड कर सकते हैं जैसे नॉर्मल क्लासेस, नॉर्मल कॉलेजेस करते हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं, लेकिन ये एफिलिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बीकॉम, बीबीए, एमए, एमएससी, बीसी, ये सबके ये इंस्टीट्यूशन की जितनी भी डिग्री है ये अवॉर्ड कर सकते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो यहां से आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है गुणात्मक शोध का, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का। यहाँ से एजर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन आता है या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक। तो फीचर्स है कुछ यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के कि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है गुणात्मक शोध का, वो एक्सप्लोर करना, यानी कि खोज करना, क्या एक ऐसे फिनोमेनन को जो कि किसी एक टॉपिक के बारे में डीपर थॉट को क्रिएट करे। यहाँ पे आप सारे डेटा जो भी कलेक्ट करते हो वो आप या तो इंटरव्यू के थ्रू करोगे या फोकस ग्रुप के थ्रू करोगे या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करोगे। इनका सैंपल साइज जनरली स्मॉल होता है गुणात्मक, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज हुई होगी, किस तरीके से हुआ। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं, आपको अक्सर मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि 2014-15 में जो उत्तराखंड में एक आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के होने के बाद में या आने के बाद में
जो वहां की लाइफ डिस्ट्रक्ट हुई है, या जो लोग जिन्होंने अपने लव्ड वंस को लूज किया है, उनके मानसिक स्तर पे कितना प्रभाव पड़ा। या फॉर एग्जांपल इसका दूसरा एक एग्जांपल ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर सोसाइटी में आपका कोई एक केस है, दहेज उत्पीड़न का है, या कोई एक फैमिली है जो किसी प्रॉब्लम में फेस कर रही है, आप उसके ऊपर में शोध करना चाहते हो, आप उसके ऊपर में कुछ सर्वे कर रहे हो, तो आप उनसे जाकर के पूछोगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे। अगर किसी की फैमिली का कोई एक पर्सन है जो कि 20 साल से किसी 1947 का युद्ध हुआ होगा और वो इम्प्रिजन में है कई लंबे समय से, या उनके बाप दादा इम्प्रिजन मतलब उनको जेल हुई है, तो आप उनके फैमिली मेंबर से यहाँ पे जाकर के पूछोगे कि भाई कारगिल युद्ध हुआ था या ये फलाना युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध हो जाने के बाद में आपने अपनी लाइफ कैसे बिताया, कैसे अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया। तो आप कहीं ना कहीं जो भी एक फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटरव्यूज के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हो, एक नेचुरल फेनोमेना है। किसी प्रॉब्लम में डीपर में जाना, गुणात्मक तरीके से आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। ये बिलीव करते हैं इंटरप्रिटिविज्म पैराडाइम में, और डिसरिगार्ड करते हैं पॉजिटिविस्ट एजम्पशन में, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे ये नहीं जाते हैं। मतलब ये डेटा कलेक्ट करने पे विश्वास नहीं रखते हैं। डेटा मतलब जो आपके न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पे ये नहीं जाते हैं, का क्वालिटेटिव डेटा पे ज्यादा फोकस होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उनका जो कंक्लूजन होता है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है। किसी स्थिति को देखना और उस स्थिति को देख करके वर्णन करना कि किस तरीके की सिचुएशन उस समय में उस जमाने में हुई होगी, क्या मानसिक प्रभाव रहा होगा, एक सिचुएशन एनालिसिस करना। प्रिडिक्टिव नहीं होता है, यानी कि भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि ऐसा होगा। जैसे आप जब वेदर फोरकास्टिंग करते हो, तो वेदर फोरकास्टिंग करते हो तो आप क्या देखते हो कि कल का मानसून लेवल क्या था, कल कितनी तेज से बारिश हुई, विंड की स्पीड क्या थी, कैपेसिटी क्या थी, उसके आधार पर आप ये तय करते हो कि आने वाले कल में कैसा मौसम होने वाला है, या आप प्रिडिक्शन करते हो। जब आप इस तरीके का रिसर्च करते हो तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक हिस्सा हो जाता है। लेकिन जब आप किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी फेनोमेनन मतलब नेचुरल हैपनिंग को, ज्यादातर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो सामाजिक सोशल साइंस से रिलेटेड होता है या सोशल सर्विस से रिलेटेड होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे। इनके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, जैसे कि ये सोशल प्रॉब्लम को डील करते हैं, ये बात करेंगे नेचुरल या एक्चुअल सेटिंग में कौन सी चीजें हुई है, ये ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ये मैनिपुलेशन, इनका जो मैनिपुलेशन होता है चीजों में या सिचुएशन में बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे कि आप कोई घटना घट चुकी है, आप उस घटना के बारे में या किसी से पूछ रहे हो, ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो या आप पीयर रिव्यू कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप घटना को तो परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही किसी की मानसिक स्थिति को या धारणा को परिवर्तित कर सकते हो। तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप करते हो, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप करते हो। तो जो गुणात्मक शोध होता है, अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसीलिए एनटीए से सवाल भी पूछता है, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे कि आप ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, आप वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी डेटा गैदर करे जाएंगे वो ज्यादातर केस स्टडी से, इसे एग्जांपल याद रखना क्योंकि कई बार तो एग्जांपल से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। केस स्टडी हो गया, कौन सा केस स्टडी का मतलब कोई एक घटना घटी थी, उस घटना के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वो केस स्टडी हो गया। कोई इंटरव्यू आपने ले लिया, डायलॉग कर लिया, ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइफ स्टोरी, किसी की आप लाइफ स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हो, कोई विजुअल डेटा जैसे फोटोग्राफी, ये सारी चीजें। ये क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न प्राइमरी प्रोसेस से ये कंसर्न है, इनका कोई भी वास्ता आउटकम से नहीं होता। क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, कैसे हुआ ये जानना इनका कार्य होता है बस। कि भाई आपने कितना प्रोडक्शन किया इससे मतलब नहीं है, प्रोडक्शन का प्रक्रिया क्या है इससे मतलब है, कितने लोगों की लाइफ गई, मतलब क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों की लाइफ गई इससे इनसे मतलब नहीं है, कैसे गई और जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा इससे मतलब है, ठीक। तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है, क्योंकि आप स्थिति को, परिस्थिति को वर्णन कर रहे हो, ठीक। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुणात्मक शोध की कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा एक छोटा सा लाइन और है कि जो प्रोसेस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का वो होता है इंडक्टिव इन नेचर होता है, ठीक। और इंडक्टिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, रिसर्चर्स बिल्ड्स एब्स्ट्रैक्शन, कंसेप्ट, हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज फ्रॉम डिटेल्स, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने देखा और देखने के बाद एक थ्योरी प्रोपाउंड किया। जैसे कि मान लो कि आप ये शोध करते हो कि जो लोग कारगिल में जिनका युद्ध हुआ था, तो उन्होंने बहुत सारे नौजवानों की मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ा,
तो आपने क्या किया, आपने एक फैक्ट देखा, आपने दूसरा फैक्ट देखा, आपने तीसरा, आपने एक फैमिली को यहाँ पे स्टडी किया, आपने दूसरे फैमिली के लोगों के बारे में स्टडी किया, तीसरे फैमिली के बारे में स्टडी किया। अब हो सकता है कि कोई एक कॉमन बात तीनों ही फैमिली वाले बोल रहे हो कि भाई हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, या हमें लोगों ने कुछ बोला, या कुछ भी एक बात हो सकती है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जिनके भी लोग या लव्ड वंस अपनी लाइफ को कारगिल जैसे युद्ध में खोते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके से होती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक रिसर्च, आपने रिपोर्ट लिखा, जो आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो ना गूगल पे जाकर या कहीं पे भी जाकर के, वो क्या होता है, वो एक्चुअली में एक सर्वे होता है, क्वालिटेटिव सर्वे होता है, या क्वालिटेटिव इंक्वायरी होती है, या क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। तो ज्यादातर जो रिसर्चेस होते हैं समाज से जुड़ी हुई चीजें, वो गुणात्मक ही होता है। ठीक, तो ये था एक टॉपिक आपका। थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि एक्सप्लोर करना फेनामेना को, एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, डीपर यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सोचना समझना, डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू करोगे, फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है कि ये डिस्क्रिप्टिव होता है रादर देन प्रोडक्टिव होता है। और यहाँ पे कुछ मेथड भी दिए गए हैं। तो फेनोमेनोलॉजिकल मेथड का मतलब हुआ कि नेचुरल हैपनिंग को स्टडी करना है, प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घट रही है या प्राकृतिक रूप से जो भी सिचुएशन हुई। प्राकृतिक रूप से मतलब ये नहीं कि कोई आपदा हुई वही प्राकृतिक है, मतलब आप जो नेचुरल तरीके से आप सोच रहे हो, चल रहे हो, जो फील कर रहे हो, बिल्कुल उसमें बिना मैनिपुलेशन के, बिना उसमें किसी कंट्रोल के, वो होता है फेनोमेनोलॉजिकल मेथड। या एथनोग्राफिक मॉडल हो गया, ग्राउंडेड मॉडल थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल मॉडल, नैरेटिव मॉडल। नैरेटिव मॉडल का मतलब होता है कथा, कोई अपनी जीवनी बता रहा है, कोई अपनी कथा बता रहा है। आप किसी के पास गए, आप उसने अपनी आप को स्टोरी बताई कि 10 साल उसने कैसे सक्सेस को गेन किया, कैसे वो अप्स एंड डाउन्स झेला, क्या कुछ चीजें हुई, ये सारे आपके नैरेटिव मॉडल थे। थोड़ा सा इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। अगला जो सवाल है वो है रीन्यूएबल एनर्जी का। तो कौन कौन सी रीन्यूएबल एनर्जीज है? सोलर एनर्जी क्या पूछे, थर्मल, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी एग्जैक्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड को थोड़ा सा समझते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब, री का मतलब पुनर्न्यूएबल का मतलब जिसको आप नयापन ला सकते हो या पुनर्जीवित कर सकते हो। तो वो सभी एनर्जी, वो सभी ऊर्जाएं जिनको आप पुनर्जीवित कर सकते हो, पुनर्यूज कर सकते हो, पुनर्चैनलाइज कर सकते हो, तो वो सभी एनर्जी जो कि नेचुरल है कि प्राकृतिक प्रोसेस से शुरू हुई है और आप उनको रिन्यू कर सकते हैं, वो सारी एनर्जीज को हमने बोल दिया रीन्यूएबल एनर्जी। प्राकृतिक रूप से सभी मिलने वाली ऊर्जाएं आपकी रिन्यू, आप उनको आप रिन्यू कर सकते हो। जैसे कि सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी मिल रही है प्राकृतिक रूप से आप मिल रही है, आप उनको रिन्यू कर सकते हो, उससे आप सोलर प्लांट डाल सकते हो, सोलर एनर्जी आप डाल सकते हो। वाटर, पानी, पानी में आप मोटर लगा करके, टरबाइन लगा करके उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। विंड यानी कि हवा, जो हवा बह रही है उस हवा के डायरेक्शन को चेंज करके विंड एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मा, हीट जो जनरेट हो रहा है उनसे आप जियोथर्मल एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। बायोमास यानी कि जो यहाँ पे काउ डंग हो गया, बायो का मतलब होता है लाइफ, मास का मतलब होता है वेट। जो लाइफ है, लाइफ का मतलब क्या, यहाँ पे जितने भी आपके एनिमल्स हैं, जो भी वो आपके अवशेष छोड़ रहे हैं, उन अवशेष से किस प्रकार से आप यहाँ पे ऊर्जा का चैनलाइजेशन कर सकते हो, ये हो गया बायोमास। तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके आता है वो ये आता है कि रीन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से आपके बेसिक सोर्स है और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से आपके बेसिक सोर्स हैं। तो रिन्यू का आपका मतलब समझ में आ गया कि ये आप कई बार इनको यूज कर सकते हैं। ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है एनर्जी का, इसका जो लागत होती है बहुत लो होती है, इनकी लागत जो होती है वो कम होती है। नॉन रिन्यूएबल की लागत बहुत ज्यादा होती है और ये इन्वायरमेंट को आपको ज्यादा इफेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा ये जो एनर्जीज होती है इनको रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनको डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल होता है। जो रिन्यूएबल होती है इनको रिप्लेनिश करना नेचुरली, मतलब नेचुरली इनको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में नयापन लाना, इसको खत्म करना आसान होता है थोड़ा। और इनका जो एरिया होता है, मतलब अगर आप रिन्यू एनर्जी को डंप करना चाहते हो या अगर इसको चैनलाइज करने के लिए या एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए आप कोई प्लांट्स वगैरह डालना चाहते हो, तो उसका जो इंस्टॉलेशन का लैंड रिक्वायरमेंट होता है वो एक तरीके से कम होता है ना। और फिर उसके बाद में इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है थोड़ा सा हाई होता है, दे रिक्वायर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि मिट्टी, वाटर बॉडी, सन, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, फॉरेस्ट, माउंटेन, वाइल्ड लाइफ, एटमॉस्फेरिक रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल के जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं थोड़े से लो होते हैं, जैसे कोल हो गया, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी, बैटरी, शेल गैस, फॉस्फेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल के।
इसको आप याद रखेंगे। अब सवाल जो मेजरली पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है, तो वो है कर्नाटका। ये लेटेस्ट आपका डेटा है, 2 जून का डेटा है। आप आज है 28 जुलाई, आप इस 28 जुलाई की भी डेटा को एक बार चेक कर लेंगे, 28 या 29 जो भी है, आप आज के डेटा को भी आप चेक कर लेंगे। तो फिलहाल जो लेटेस्ट डेटा है वो है कर्नाटका। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे राजस्थान, तो राजस्थान 4 महीने पहले राजस्थान था, बट अभी ये डेटा अपडेट हो चुका है। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके अलावा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का, वो कौन सा है, वो है गुजरात। राजस्थान यहाँ पे सेकंड नंबर पे हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा सिर्फ जीबी का या मेगावाट का अंतर होता है और रैंकिंग आगे पीछे हो जाती है, तो आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो गुजरात फिलहाल नंबर 1 पे है विंड एनर्जी में। सोलर एनर्जी में फिलहाल कर्नाटका नंबर 1 पर है। अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, तो महाराष्ट्र है नंबर 1 पर। किसी जमाने में, मतलब किसी जमाने में क्या, मतलब पिछले साल और बहुत सालों से एमपी का, मध्य प्रदेश का कोई एक स्टेट था, वो था, बट अभी फिलहाल महाराष्ट्र है। इसके अलावा अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, तो हाइड्रो पावर प्लांट भारत में जो सबसे नंबर 1 पर है वो है उत्तराखंड में, और टेहरी डैम के नाम से ये प्रसिद्ध है। 1978 में स्टैब्लिश हुआ था। ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का, और इस डैम को बनाने के लिए यूएसएसआर से कोलैबोरेशन भी किया गया था। कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है, तो भागीरथी नदी के ऊपर में टेहरी डैम को बनाया गया है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट जो मैंने आपको बताया ना, वाटर, तो पानी से आप किस प्रकार से एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, तो वहां पे लगाई जाती है टरबाइन। उन टरबाइन में मशीन्स लगी होती है। इनका फ्लो होता है कि जो ऊपर झरने से पानी गिरता है, वहां पे टरबाइन लगा देते हैं, एक तरीके का पहिया और चक्के टाइप का कुछ लगा देते हैं, पूरा टरबाइन का एक सिस्टम प्रोसेस होता है, और वहां से ये बिजली को पैदा करते हैं, वहां से ऊर्जा को पैदा करते हैं। तो हाइड्रो का मतलब हुआ, हाइड्रो संबंधित है पानी से, तो H2O पढ़ा होगा ना आपने, हाइड्रो संबंधित है पानी से। तो पानी में या हाइड्रो पावर प्लांट में कौन नंबर 1 पे है, उत्तराखंड नंबर 1 पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। इससे भी सवाल पूछा जाता है, हाल फिलहाल में जुलाई वाले फेज में भी पूछा गया था, तो आप लोग भाई इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डाल दिया। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि लार्जेस्ट इमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, यहाँ पे सीक्वेंस पूछता है कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है, कौन सी 2 पे है, 3 पे है, तो बिल्कुल आपको ये बताना होगा। तो चाइना नंबर 1 पे है, यूएस 2 पे है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे नंबर पे रशिया है। ठीक, ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन है नंबर 1 पे, चाइना। इनकी रैंकिंग पूछता है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 और नंबर 4 पे कौन है। तो चाइना, चाहे तो उसका एक्रोनिम बना लेना CUIR, इसको ऐसे याद कर लेना। सी से चाइना, यू से यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस भी कर सकते हो, CUSIR ऐसे भी याद कर सकते हो। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और रशिया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया गया कि ब्रिक्स नेशन में कौन से ऐसे कंट्री है जो कि CO2 का सबसे ज्यादा इमिशन करते हैं, तो ब्रिक्स का तो पहले फुल फॉर्म ही समझ लो। ब्रिक्स का मतलब हुआ आपका ब्राजील, फिर R से हो गया रशिया, ठीक है, फिर I से हो गया इंडिया, और C से हो गया चाइना, और S से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक, अब बताओ, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया। रशिया कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो रशिया तो नहीं हो सकता, सॉरी रशिया ही होगा, क्योंकि इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया तो ऑलरेडी अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे तो इंडिया तीसरे नंबर पे है, पहले चाइना है फिर यूएस है। तो चाइना यहाँ पे ब्रिक्स नेशन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहले नंबर पे हो जाएगा। तो चाइना हो जाएगा पहले नंबर पे। ब्रिक्स नेशन में सबसे नंबर 1 पे चाइना इमिट कर रहा है, नंबर 2 पे रशिया कर रहा है, और नंबर 3 पे इंडिया कर रहा है। क्योंकि ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो शुरुआत के 4 में तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा अपना IQ भी लगाना, इस प्रकार की क्वेश्चंस में अपने माइंड को भी आप यूज कर सकते हो। भाई चाइना नंबर 1 पे है, जो आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन का इमिशन चाइना कर रहा है। तो ब्रिक्स नेशन में C का मतलब चाइना ही तो होता है, तो यहाँ पे भी चाइना ही तो हुआ, चाइना सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर अपना दिमाग से यूज करके देखना टेक्निकली। अच्छा, इसके अलावा कौन से, अब एक सवाल और भी पूछता है कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन कौन सी गैसेस होती है ग्रीन हाउस में, कॉन्ट्रीब्यूटर कौन कौन से है ग्रीन हाउस गैस के। मतलब जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए कुछ गैसेस हैं
जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है आपके विश्व का, आपके अर्थ का, आपके वैश्विक स्तर पे तापमान बढ़ाने के लिए। तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं? वो गैसेस हैं, 7 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनको हमने ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रखा है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रियस ऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा है परफ्लोरोकार्बन, छठा है सल्फेट हेक्साफ्लोराइड, सातवां है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो शुरुआत के यहाँ पे 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 5-6 भी आप याद रख सकते, तो साथ के सातों नाम आप याद रखिए, बट सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अच्छा, इसी में क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर दिया और बोला कि कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी गैस है जो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है, तो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इफेक्टिवनेस में सबसे ज्यादा है मीथेन। यानी कि जो बुरी तरीके से प्रभावित करती है ना, जो बुरी तरीके से अफेक्ट करती है वो है मीथेन। मीथेन मात्रा में तो कम है, लेकिन जो इसका अफेक्ट है नेगेटिव, वो बहुत ज्यादा है। ये इफेक्टिव गैस है, इसको याद रखना। मैं वापस रिपीट कर रही हूं, मीथेन इज द मोस्ट इफेक्टिव गैस ऑफ जीएचजी। लेकिन क्वांटिटी में अगर पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी में ज्यादा है। तो क्वांटिटी में ज्यादा होने के बाद भी उतनी इफेक्टिव एडवर्सली नेगेटिव रूप से नहीं है जितनी कि मीथेन क्वांटिटी में कम होकर के है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का जो कंट्री वाइज इमिशन है, ये भी पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 10 ऐसी कंट्री जो कि हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस को इमिशन कर रही है, ये 2019 का डेटा है। आप एक बार 2022 का भी देख लेंगे, बट 2022 का मैंने चेक किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा था। हो सकता है कि 2019 के बाद ये अपडेट ना हुआ हो, ये भी हो सकता है। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। तो बहरहाल जो डेटा मुझे मिला है, करेक्ट रॉ डेटा, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चाइना है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे नंबर पे रशिया है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? आपको मालूम है कि CO2 है। और CO2 मैंने आपको पीछे यहाँ पे दिखाया भी कि CO2 में कौन सी इमिशन सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री कर रहा है। तो यही है चाइना, यूएस, इंडिया और रशिया। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में भी सबसे अधिक मात्रा में CO2 ही तो है, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर सेम ही हो जाएगा। तो चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और ईरान। इतना नहीं याद रखना है, टॉप 5 याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो ये एक हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि मैचिंग का क्वेश्चन आता है कि वर्कशॉप दे दिया, सेमिनार दे दिया और कॉन्फ्रेंस दे दिया और सिंपोजियम दे दिया। अब आप मैच करिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, यानी कि फीचर्स से, ठीक। या आप इनसे संबंधित जुड़े कुछ आपको की वर्ड्स दे देगा, 4-5 वर्ड्स का एक स्टेटमेंट दे देगा। तो वर्कशॉप क्या है, इसको क्विकली समझते हैं। वर्कशॉप एक तरीके की मीटिंग होती है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं इंटेंसिव डिस्कशन से, और कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी कराई जाती है वर्कशॉप में। ये फॉर्मल नहीं होता, नॉट वेरी फॉर्मल, ये फॉर्मल नहीं होता। इनका जो फोकस होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होता है या स्पेसिफिक टॉपिक्स पे होता है। ये ज्यादातर फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को कराना। वर्कशॉप कभी भी आपका 2-4 घंटे का नहीं होता, वर्कशॉप हमेशा आपका 2-4 दिन का होता है, मिनिमम 1 से 2 दिन का तो होता ही है। इट कैन बी 1 डे का हो सकता है, और सेवरल डेज का भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का भी हो सकता है। जैसे कि कोई किसी एजेंसी की वर्कशॉप लग गई है ना, कोई आपका आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन वर्कशॉप लग गया, इस तरीके का। वर्कशॉप का ही मतलब हुआ कि ऐसा शॉप जहां पे आपको वर्क करना है, काम करना है। काम करने का मतलब एक्टिविटी से हो गया। अब काम करने में तो समय लगता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला पढ़ो, सेमिनार। दूसरा है सेमिनार। सेमिनार आपका एकेडमिक इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। सेमिनार ज्यादातर आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में होता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, इसीलिए इसको हमने एकेडमिक से रिलेट कर दिया। ये भी आपका फॉर्मल नहीं होता। इसमें भी जो आपके जनरल टॉपिक्स होते हैं, एकेडमिक से जुड़े हुए जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट्स के हो गया, सिलेबस का हो गया, उस पर बातचीत होता है, उस पे फोकस होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज नहीं होती है, और ये एक दिन में भी आपका सेमिनार खत्म हो सकता है, कभी कभी 2-4 घंटे में भी खत्म हो जाता है, कभी कभी एक दिन पूरा लग भी जाता है इसमें। तो सेमिनार बेसिकली आपके एकेडमिक इंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड होगा। इसके अलावा बात करें सिंपोजियम। सिंपोजियम एक तरीके की मीटिंग होती है, लेकिन छोटी मीटिंग होती है। वर्कशॉप मीटिंग होती है, लेकिन बड़ी मीटिंग होती है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम आपकी छोटी मीटिंग होती है जिसमें कि कुछ आपके एक्सपर्ट होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जिनसे डिस्कशन होता है। जैसे कि 5-6 लोगों का एक पैनल बना दिया,
उस पैनल में हमने एक टॉपिक दे दिया उनको उस पर डिस्कशन करने के लिए। जैसे कि आपने न्यूज चैनल पे, टीवी पे आप लोग देखते होंगे कि कोई एक आप लोगों का 1 घंटे का कोई एपिसोड आ रहा है या 1 घंटे का कोई प्रोग्राम आ रहा है, उसमें हमने इन्वायरमेंटल डिजास्टर के ऊपर में या इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के ऊपर में हमने 4-5 लोगों का एक पैनल बना दिया। कोई एक मुद्दा अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, उसके ऊपर में हमने उनको टॉपिक दे दिया। वो सभी एक्सपर्ट हैं, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से आया है, कोई स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से है, कोई एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है एनवायरमेंटल का। तो सभी एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड के और वो आकर के डिस्कशन कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। कोई स्कॉलर है जो भी, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, प्योर डिस्कशन होता है। कंप्लीटली ये एक दिन में खत्म हो जाता है, 2-4 घंटे में ये खत्म हो जाता है। सिंपोजियम सिंपोजियम भी एक तरीके की मीटिंग है, इसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट बैठते हैं। टीवी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें। कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस एक तरीके का फॉर्मल मीटिंग होता है जहां पे लोग एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कंसल्टेशन होता है। ये आपका फॉर्मल होता है। यहाँ पे किसी एक टॉपिक या एक से अधिक टॉपिक पे भी फोकस हो सकता है। यहाँ पे भी कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है और यहाँ पे कई दिन तक ये कॉन्फ्रेंस आपका चल सकता है। तो एक फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल हुआ विद शेयर्ड इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसल्टेशन। सिंपल सी एक चीज, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पीडीएफ आप सभी लोग देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। इसके अलावा एक मिनट, अगला टॉपिक है आपका, ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और हाँ, ये सभी आपके काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन टॉपिक्स को आप लोगों को वैसे भी कवर करके जाना चाहिए था। आज हम लोग 40 टॉपिक्स का जो सेशन है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी डाउट अभी इन सेशन में रह नहीं जाए, है ना। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा किसी टॉपिक में, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैं सभी टॉपिक्स को वापस एक फ्रेश क्लास में एड्रेस कर दूंगी। अभी इन सभी से जुड़े हुए हम लोग प्रश्न भी करेंगे। 40 टॉपिक से जुड़े हुए लगातार अब एवरीडे जब तक आप लोग की परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं, रोज आधे घंटे का, ज्यादा नहीं आधे घंटे का रैपिड फायर मोड में हम लोग सेशन भी करेंगे। इसमें हम लोग कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को करेंगे, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ला पाऊं। लेकिन जो 30 क्वेश्चन होंगे ना वो अच्छे क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, मतलब अगर आप सर्च करने जाएंगे तो भी, क्योंकि वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लास क्वेश्चन मतलब करेंगे हम लोग। ठीक, अगला टॉपिक है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का, रिसर्च रिपोर्ट का, रिसर्च थीसिस का और आर्टिकल का। इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपका एक ब्रीफ टेक्निकल समरी होता है थीसिस का, आर्टिकल का, रिपोर्ट का। यूजुअली ये रिसर्च रिपोर्ट का जीस्ट होता है, मतलब कि बिल्कुल क्रक्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही हिंदी में होता है क्या? सार। इसको आप बोलते हो इसेंस, हिंदी में, इंग्लिश में आप बोलते हो इसेंस। ये कोई भी जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट बना रहे हो, चाहे आप किसी चीज पर शोध कर रहे हो, उसका जो क्रक्स होता है वो एब्स्ट्रैक्ट एक पेज में, एक पैराग्राफ में लिखा होता है। ये आप कोई भी बुक खोलोगे ना, कोई भी, अभी आप अपनी यूजीसी नेट की भी बुक खोलोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक पेज मिल जाएगा। उस पेज में ये लिखा रहता है कि उस बुक में अंदर क्या बात बोला गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी चीज का सार, किसी चीज का जीस्ट। तो यूजुअली एक पैराग्राफ होता है 300 वर्ड्स या उससे भी कम वर्ड्स का, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। और इंटायर बुक में जो इंफॉर्मेशन होती है उसका क्रक्स वहां पे लिखा होता है। तो ओवरऑल पर्पस जो एक स्टडी का होता है या रिसर्च प्रॉब्लम का होता है वो सभी आपका उस एब्स्ट्रैक्ट में आपको मिल जाता है। उस स्टडी का क्या कोई डिजाइन है वो आपको उस एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ मिल जाता है। उस स्टडी के बारे में आपने जो मेजर फाइंडिंग्स करी है, क्या एनालिसिस रहा है, वो आप उस एब्स्ट्रैक्ट में 300 वर्ड्स में आप उसको लिख देते हो। एक ब्रीफ समरी जो होती है इंटरप्रिटेशन का, कंक्लूजन का, वो आप उस एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हो। एब्स्ट्रैक्ट में सारी इंफॉर्मेशन वहां पे छोटे फॉर्म में लिखी होती है। लेकिन एक चीज होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट फेल्स टू सेटिस्फाई दोज रिसर्चर्स हु डिजायर डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। अब भाई 300 वर्ड्स में आप सब कुछ तो लिख नहीं सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में सब कुछ होता है लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है कि कौन सा मेथड आपने रिसर्च पे यूज किया है, क्या आपके रिसर्च आर्टिकल्स के रिजल्ट रहे हैं, क्या कंक्लूजन रहा है, इसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखता है। एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखता है कि अगर आप ये पढ़ते हो बुक तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये चीजें आपको मिल जाएगी। अब कैसे आपने उस इंफॉर्मेशन को गेन किया है, क्या रिजल्ट रहा है, वो पढ़ने के लिए आपको अंदर जाकर के पढ़ना पड़ेगा। 300 वर्ड में आप क्या ही लिख पाओगे। ठीक, तो ये एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता चल गया। अब इसमें दूसरा चीज है रिसर्च आर्टिकल, फिर दूसरा है सेमिनार पेपर। तो रिसर्च आर्टिकल क्या कहता है? रिसर्च आर्टिकल एक तरीके की रिपोर्ट होती है और ऑन रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, जो भी आप ओरिजिनल रिसर्च करते हो और उसी का
एक छोटा सा रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है रिसर्च आर्टिकल में, मतलब बोल सकते हो कि जिसमें कुछ टाइटल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, कौन से मेथोडोलॉजी आपने इस्तेमाल किया, क्या कुछ रिजल्ट रहा है, डिस्कशन रहा है, डिफरेंसेस, ये सारी चीजें रिसर्च आर्टिकल्स में मेंशन होता है। एक तरीके का जर्नल होता है रिसर्च आर्टिकल, छोटा फॉर्म होता है रिसर्च का, जिसमें कि कुछ सजेशन भी कई बार लोग मांगते हैं, और रिसर्चर्स पेपर्स को रिव्यू करने के लिए कई बार एडिक्वेट डेटा के लिए रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, है ना। और द टाइम बिटवीन सबमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल कैन बी 1 और लॉन्गर, मतलब जब भी कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखता है तो उसको सबमिट करने का जो या पब्लिश करने का जो टाइम होता है, कई बार 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा का समय रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करने में लग जाता है। सेमिनार पेपर क्या होता है? सेमिनार पेपर एक तरीके का ओरिजिनल रिसर्च पीस होता है जो कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में लिखा होता है। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, कोई एक विषय है, ठीक, अब उसके ऊपर में आपने क्या कर दिया, आपने कुछ यहाँ पे अपने थॉट्स को लिख दिया या वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन को आपने वहां पे लिख दिया है। तो सेमिनार पेपर बेसिकली आपका सेमिनार यानी कि एकेडमिक से जुड़े हुए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में आपका एक प्रेजेंटेशन होता है। सेमिनार पेपर कह लो या टर्म पेपर कह लो, उनके 4 मेजर सेक्शन होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हो, दूसरा होता है बैकग्राउंड, तीसरा होता है एनालिसिस और चौथा होता है कंक्लूजन। ये सभी आपके 4-5 पॉइंट जो होते हैं ये सेमिनार पेपर के हिस्सा होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें थेसिस क्या होता है, थेसिस का एक और नाम है डेजर्टेशन। ये एक तरीके का टेक्स्ट होता है जो डिस्क्राइब करता है ऑथर के काम को, और जो भी रिजल्ट एक तरीके से आप अगर आप पूरा रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने में आप लास्ट में कंक्लूजन या रिजल्ट आप लिखते हो, वो सारी चीजें आप थेसिस में भी मेंशन करते हो। अब थेसिस में क्या होता है, टाइटल पेज होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो भी चैप्टर वाइज आप चीजों को लिखते हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसका पूरा इंट्रोडक्शन लिखा होता है। लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजी होती है, कौन सा मेथड आपने रिसर्च में इस्तेमाल किया है, रिसर्च रिजल्ट क्या है, डिस्कशन क्या है, बिब्लियोग्राफी, सभी सारी चीजें थेसिस में आप मेंशन करते हो। नेक्स्ट है आपका रिसर्च सिनॉप्सिस। रिसर्च सिनॉप्सिस क्या है? The first task after the identification of research problem is to write out proposal or a synopsis or a plan for research. इसे मान लीजिए कि आपने कोई एक टॉपिक उठाया जिसपे आपको शोध करना है। अब आपको वो टॉपिक पता चल गया या आपने एक टाइटल बना लिया कि आपको इसी टॉपिक पे आगे शोध करना है। अब आप उस पर कैसे काम करोगे, काम करने से संबंधित जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को आप एक लिस्ट तैयार करोगे, एक पेपर पे आप लिखोगे, उसी को बोलते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस। यानी कि आप एक प्रपोजल तैयार कर रहे हो, आप एक प्रपोज स्टडी, जो आप स्टडी करने वाले हो उसके बारे में आप एक प्रपोजल लिख रहे हो, जिसमें कि आप ये बताते हो कि ये फला टॉपिक है, मेरा इस रिसर्च को करने का फला उद्देश्य है, मैं ये हाइपोथेसिस यानी कि इस परिकल्पना का आधार बना करके इस रिसर्च को करूंगा या करूंगी, ये मेरा स्टडी डिजाइन होगा, मतलब अगर मुझे यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना होगा तो मैं इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करूंगी, मुझे कुछ डिजाइन करना है स्टडी को तो मैं इस तरीके से करूंगी, कौन कौन से टूल्स को मुझे इस्तेमाल करना है वो सब आप रिसर्च सिनॉप्सिस में लिखेंगे। मतलब शोध करने से पहले कैसे शोध करना है और क्या क्या चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे, उन सभी चीजों का जो ब्यौरा पूरा तैयार किया जाता है, प्रपोजल तैयार किया जाता है, वो होता है रिसर्च सिनॉप्सिस। इसके अलावा फिर आपके जो डेटा होंगे वो क्वांटिटेटिव होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, यानी कि गुणात्मक आप शोध कर रहे हो, मात्रात्मक शोध कर रहे हो, उसका क्या विश्लेषण होगा, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे आप एनालिसिस करोगे, इन सभी का पूरा एक प्रपोजल तैयार। भाई आप ऐसे तो शोध करने जाओगे नहीं, शोध करने से पहले पूरी तैयारी के साथ आप जाओगे, और तैयारी जो भी होगी वो लिखित होनी चाहिए। तो भाई रिसर्च करना आसान नहीं है, जो लोग पीएचडी करते हैं इसलिए सालों लगते हैं। तो रिसर्च सिनॉप्सिस यही होगा, जो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ना मैम रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है, तो रिसर्च सिनॉप्सिस होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना, और कैसे कैसे आप एक तरीके से उस पर पूरा वर्क करोगे, उसका ब्रीफ डिस्कशन या ब्रीफ वहां पे स्टेटमेंट शो करना। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका 26वां, वो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अब सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है बिल्डिंग के अंतर्गत में, जैसे कि मान लीजिए पॉल्यूशन, ये आपका पीडी का टॉपिक है, पहले तो ये समझिए, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। अब घर के अंदर में कई तरीके के पेंट इस्तेमाल होते हैं, लकड़ियों में, दीवार पर, और डिस्टेम्पर वगैरह हो गया, या जो भी अगर घर में खाना भी बन रहा है तो उसका जो झाग होता है, जो भी झाग होता है, जो भी तेल होता है, जो भी आपके फैन लगे होते हैं एग्जॉस्ट फैन, उनसे जो काले रंग का धुआं निकलता है, जितने भी पोल्यूशन घर के अंदर में हो रहे हैं और उनसे आप बीमार हो रहे हैं, वो होते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग
जो कि सिक है, सिक यानी कि बीमार है, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो आपको बीमार कर सकती है। सिंड्रोम का मतलब हुआ कोई बीमारी से संबंधित है, ठीक। तो एक ऐसी बिल्डिंग, या बिल्डिंग से आप कैसे बीमार हो सकते हो? बिल्डिंग से आप कैसे बीमार होगे भाई? अगर बिल्डिंग में यहाँ पे कोई पेंट इस्तेमाल हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे वो आपके ऑब्वियसली नोज में जाएगा, सांस लोगे ना, किसी कमरे में बैठोगे तो क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। कैसी डिजीज हो सकती है? कई बार होता है सिर दर्द करता है, आईज आंख से संबंधित, नाक से संबंधित, गले से संबंधित, ड्राई कफ होना, ड्राइनेस, इचनेस होना, डिजीनेस होना यानी कि चक्कर आना, नॉजिया होना, वॉमिटिंग वगैरह होना, डिस्कम्फर्ट होना, फैटीग होना, ये सारे आपके क्या है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के मतलब या इसके एग्जांपल्स हैं। ये क्या है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का? आप एक बार यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लीजिए। एक ऐसी कंडीशन इन विच पीपल इन अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के अंदर में रह रहे लोग कुछ बीमारियों से सफर करते हैं, उस बिल्डिंग में कुछ इंफेक्शन हो सकता है, उस बिल्डिंग में कोई पेट की समस्या हो सकती है। कई बार देखा नहीं है, वो दीवारों वारों पे पानी वानी जम जाता है तो सीलन वगैरह आ जाती है, वहां पे भी बैठना, उस जगह पे वो इस इन्वायरमेंट में भी रहना, सफोकेशन होना, वो सारी चीजें आपके सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के ही एग्जांपल्स हैं। तो कभी कभी चेस्ट भी टाइट हो जाता है, फीवर हो जाता है, मसल्स में मतलब एकेस भी होता है, तो बहुत सारे इनके कॉजेस हैं। तो बिल्डिंग की वजह से होने वाली समस्याएं, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सारे आपके सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के एग्जांपल्स हैं। तो बिल्डिंग से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिजीज है, उनको हम बोलते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था। आगे बढ़े। अब इनके क्या कुछ कॉजेस हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कुछ केमिकल पॉल्यूटेंट्स वगैरह इस्तेमाल किया गया है। अब जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में अच्छी लाइट नहीं है, पता चला वही 4 घंटे आपने निकाल दिया पढ़ने में, आंख तो खराब होगी ना। लाइट प्रॉपर नहीं है, उसमें पढ़ाई करोगे तो आंख ही तो खराब होगी। पता चला जिस कमरे में बैठे हो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, सफोकेशन होगा, है ना। तो इनएडिक्वेट वेंटिलेशन की वजह से प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेशन होना, मतलब जर्म्स वगैरह आना, तो ये सारे आपके सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप कि इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल की मैचिंग से क्वेश्चन आता है। अब यहां पर ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम्स एक स्कॉलर थे, यानी कि शिक्षण, अभी आपका टीचिंग का टॉपिक हो गया। तो शिक्षण और अधिगम में ब्लूम्स ने अपना वर्गीकरण किया। ब्लूम्स ने बोला कि कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी बच्चा 3 स्तर से चीजों को सीखता है। पहला हो गया कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर से सीखता है, यानी कि कोई भी चीज पहले उसकी बुद्धि में आती है, यानी कि माइंड से सीखता है, ठीक, यानी कि हेड से सीखता है। माइंड का है ऑब्वियसली हेड में होता है, तो जो चीज आप हेड से सीख रहे हो, कॉग्निटिव स्तर, संज्ञानात्मक स्तर, संज्ञान कहां पे आएगा? हेड में आएगा। तो ब्लूम्स ने कहा कि लर्निंग यानी कि अधिगम के तीन आपके स्तर होते हैं। डोमेन का मतलब हुआ स्तर, अधिगम के 3 स्तर, सीखने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप अपने दिमाग से सीखे, दूसरा भावात्मक तरीके से सीखे, अफेक्टिव तरीके से, यानी कि हार्ट, इसको आप 3H भी बोलते हो, हार्ट, है ना। अफेक्टिव तरीके का मतलब हो गया भावात्मक यानी कि भाव से आप सीख रहे हैं, एटीट्यूड से आप सीख रहे हैं, आप बिलीफ सिस्टम से आप कोई चीज सीख रहे हो, भावात्मक। उसके बाद में साइकोमोटर, यानी कि आप जब कुछ करके सीख रहे हो, फिजिकल डेक्सटर्टी से, यानी कि शारीरिक दक्षता, यानी कि शारीरिक कौशलता से आप कोई चीज सीख रहे हो, यानी कि हैंड, इसको आप 3H भी बोलते हो। 3H का मतलब क्या हुआ? हेड, हार्ट और हैंड, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इन तीनों से जो भी आप सीख रहे हैं वो होता है आपका ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी, मतलब लर्निंग का डोमेन। तो ब्लूम्स ने बोला हम 3 तरीके से चीजों को सीखते हैं। अब इन 3 में भी अलग अलग लेवल है, 3 में भी अलग अलग लेवल है। उस लेवल से जाने से पहले यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 स्तर, ब्लूम्स ने बोला कि 3 स्तर होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, कोई भी चीज पहले हम स्मृति के स्तर पर सीखते हैं, ठीक, स्मृति के स्तर पर कोई भी चीज पहले हम सीखते हैं, इसको हमने बोला मेमोरी लेवल। इस कंसेप्ट को दिया था हंट ने। हंट कहते हैं कि पहले हम कोई भी चीज मेमोरी के लेवल पे सीखते हैं, यानी कि रोट लर्निंग कहते हैं, इसको आप रोट लर्निंग भी बोलते हो, ठीक, क्या बोलते हो? यानी कि रटंत विद्या, जो आपके मेमोरी में आई। जैसे कि क्लास 2 के बच्चे को हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा दिया, रटा दिया, बिल्कुल उसको नहीं मालूम, तो रटंत विद्या, रोट लर्निंग करा दी उसको, मेमोरी के लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने उसको मतलब बता दिया। इस कंसेप्ट को किसने दिया? हंट ने। दूसरा कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि अब आपकी समझ विकसित हो गई है,
अब आप थोड़ा सा चीजों को समझ सकते हो, अब आप उसका प्लस और माइनस समझ सकते हो कि भाई यहां पर अगर हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ रहे हैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही क्यों है, ट्विंकल ट्विंकल मून क्यों नहीं है, सन क्यों नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब आप यहाँ पे पोएम की मीनिंग को समझ के याद कर रहे हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब आप शब्दों को समझ के याद कर रहे हो, सिर्फ यूं रट नहीं है। जैसे 2 का टेबल कितने लोगों ने समझ के याद किया था, शायद किसी ने नहीं किया था। 2 का टेबल तो सभी लोगों ने रटा होगा ना। हाँ, जब आपने 18 का टेबल याद किया होगा या 19 का टेबल याद किया होगा तो आपने शायद उसको समझ के याद किया होगा, शायद कुछ प्लस माइनस किया होगा, कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, या कुछ और भी चीज करी होगी। तो ये चीज है, एक स्तर से आप आगे बढ़े, ये आपका थोड़ा सा थॉटफुल होता है। यहाँ पे आप कोई भी चीज सोच के करते हो, इस कंसेप्ट को दिया मॉरिसन ने। अब इससे ऊपर का जो लेवल होता है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको आप बोलते हो चिंतनशील स्तर। यहाँ पे आप चिंतन करते हो, चिंतनशील स्तर पे। अब आप यहाँ पे इतने एलिजिबल हो गए हो, इतने एबल हो गए हो कि आप खुद का कोई टेबल, खुद का कोई फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, कुछ इन्वेंट कर सकते हो, कुछ डिस्कवरी कर सकते हो। अब आप ये बता सकते हो कि मार्स अगर ट्विंकल नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, सन अगर ट्विंकल नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर स्टार ट्विंकल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि चिंतनशील स्तर पे आप आ चुके हैं। इसीलिए होता है मोस्ट थॉटफुल। इस कंसेप्ट को दिया हर्बर्ट ने। ठीक, यहाँ पे आपको याद रखना है मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेमोरी लेवल के प्रोपाउंडर कौन थे, मतलब कौन सा लेवल किसने दिया था, मेमोरी लेवल के प्रोपाउंडर कौन है। तो इसको ऐसे याद करना, एमएल सबसे नीचे आएगा, इसको हंट ने दिया था। ठीक, उसके बाद में उसके ऊपर होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूएल, इसको मॉरिसन ने दिया था। यूएलएम ऐसे याद कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव लेवल को दिया था हर्बर्ट ने, तो आप हर याद कर सकते हो, आरएल की हर, यूएल की मॉर, एमएल का हंट, ऐसे याद कर सकते हो, या जो भी आपको कैसे भी आप निमोनिक्स बना के याद कर लेना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब हम ब्लूम्स की बात कर रहे हैं। तो ब्लूम्स ने क्या कहा कि किसी भी बच्चे को अगर सिखाना हो 3 तरीके से सिखा सकते हो, हार्ट, हेड और हैंड का इस्तेमाल करके, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर से, संज्ञानात्मक स्तर से, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक स्तर से, और साइकोमोटर स्तर से आप उसको सिखा सकते हो। अब आपको मालूम है कि कॉग्निटिव क्या है, थॉटफुल है, अफेक्टिव भावनाओं से जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने किसी को अप्रिशिएट किया, आपने किसी को मोटिवेट कर दिया। अब किसी बच्चे का अगर मार्क्स 10 में से अगर 8 आया है तो आप क्या करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे। क्लास में उसको आपने कुछ चॉकलेट दे दिया, आपने उसको बुला करके सबके सामने उसका एग्जाम्पल दिया, उसको अच्छा फील होगा ना, मोटिवेटेड फील होगा। अब बार बार वो वही काम करेगा, उसको मालूम है कि अगर मैं 8 नंबर लेके आऊंगा, 9 लेके आऊंगा या 10 लेके आऊंगा, अच्छा मार्क्स लेके आऊंगा, तो मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा। अप्रिसिएशन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, राइट। तो यहां से उस बच्चे ने कुछ सीखा, है ना। यही अगर आप उसको डराते हो, है ना, अगर उसके मार्क्स आए 4 नंबर आए, 3 नंबर आए, 0 आ गए, तो डांट पड़ती है ना, बकायदा मार पड़ती है ना। तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि मेरे को थोड़ा पढ़ना चाहिए, या मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे को मार पड़ेगी। तो मतलब भावनात्मक स्तर से आप कैसे बच्चों को सिखाते हो, साइकोमोटर डोमेन आपने किसी को करके दिखा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे टाइप करके बताऊं कि देखो ऐसे ये कीबोर्ड है, इसको ऐसे टाइप करोगे तो ये ऐसे लिखेगा, देख करके जो आप ये सीखते हो। जैसे मैकेनिक्स हो गए, इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट्स हो गए, कुछ बच्चे कुछ खेल के सीखते हैं, दिखा करके। तो एक्शन से या डूइंग करके कुछ किसी चीज को आप शारीरिक बल करके जब आप सीखते हो तो वो होगा आपका साइकोमोटर डोमेन। अब इनके अलग अलग स्तर हैं, इन स्तर को आप थोड़ा सा समझ लेंगे, याद कर लेंगे। कॉग्निटिव डायमेंशन में आपके यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स है। पहला है कि चीजों को आप पहले रिमेंबर करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप उनको अप्लाई करते हो, फिर आप उनको एनालाइज करते हो, फिर आप इवेल्युएट करते हो, फिर आप क्रिएट करते हो। ठीक, ये आपका रिवाइज मतलब इसलिए लिखा गया हुआ है क्योंकि ब्लूम्स ने जब कॉग्निटिव थ्योरी दी थी तो उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने सबसे ऊपर यहां पर रखा था इवेल्युएशन को, मतलब सबसे लास्ट में, सॉरी, ब्लूम्स का जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी था उसमें जो इन्होंने बताया था क्या, कॉग्निटिव वाले के बारे में, कॉग्निटिव वाले के बारे में उन्होंने बोला था कि पहले हम नॉलेज लेते हैं, फिर इसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर सिंथेसाइज करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे। ठीक, इन्होंने इसको बोला था वर्ब के फॉर्म में। ठीक, सॉरी, इन्होंने बोला था नाउन के फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में बोला था। तो ब्लूम्स के ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बाद में इनके इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज किया था। तो ब्लूम्स के एक स्टूडेंट है लॉरेन एंडरसन। तो लॉरेन एंडरसन ने कहा कि जो मेरे गुरु ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, बस मैं थोड़ा सा उसको
नाउन के फॉर्म में उन्होंने बोला है, मैं वर्ब के फॉर्म में उनको मैं बोल रहा हूँ, यानी क्रिया के फॉर्म में। जैसे नॉलेज को उन्होंने बोल दिया रिमेंबर करना, कॉम्प्रिहेंशन को उन्होंने बोल दिया अंडरस्टैंड करना, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बोल दिया, एनालिसिस को एनालाइजिंग बोल दिया, सिंथेसाइज को उन्होंने बोला कि हाँ सिंथेसाइज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे क्रिएटिंग नाम से, और इवेल्युएशन को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे इवेल्युएटिंग के नाम से। तो फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवाइज्ड वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे दिखाया कि पहले रिमेंबर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनालाइज, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। पहले आप किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, मतलब उससे कोई सेंस निकालोगे, फिर आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे, फिर उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे समझने के लिए, फिर इवैल्यूएशन करने के लिए आप उसमें जजमेंटल करोगे, फिर आप किसी इंफॉर्मेशन को वाइडर पिक्चर पे रख के कुछ इनोवेटिव काम करोगे, कुछ क्रिएट करोगे अच्छा और नया। ये था कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ ब्लूम्स। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें साइकोमोटर डोमेन में भी आपके यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन ऑड वन आउट करने के लिए पूछता है कि कौन सा इसमें से एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा लेवल है जो कि साइकोमोटर डोमेन का पार्ट नहीं है। तो कौन सा है वो याद रख लो। इमिटेशन है पहला, किसी चीज को पहले कृत्रिम तरीके से देखना, फिर है मैनिपुलेशन करना, फिर उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करना, प्रिसिशन करना, बार बार प्रैक्टिस करना ताकि वो आपको याद रह जाए, आर्टिकुलेशन करना और फिर नेचुरलाइजेशन करना। फिर अब आप नेचुरलाइजेशन मतलब इस आप फेज में आ चुके हो कि वैसा ही आप एक नया डेमो क्रिएट कर सकते हो। अफेक्टिव डोमेन आपका तीसरा स्तर है। पहले आप किसी फेनोमेना को रिसीव करते हो, पहले आप किसी नॉलेज को रिसीव करोगे, फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसको समझोगे, उसको वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरनलाइज करना उन वैल्यूज को। सिर्फ आप इसके जो पॉइंट्स हैं इनको अपने माइंड में रखना, यहां से आपका ये बन जाएगा। ठीक, और अगला जो है आपका, अच्छा इसमें एक और लेवल डाला गया था, ऑटोनॉमस डेवलपमेंटल लेवल। ठीक, जिनसे कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछ भी लेता है। 3 स्तर दे दिया गया, मेमोरी लेवल दे दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल दे दिया और फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल दे दिया। ये 3 लेवल दे दिया और उसमें एक लेवल और डाल दिया, क्या, ऑटोनॉमस लेवल। अब इसमें पूछ लिया कि यहाँ पर कौन सा वो लेवल है जो कि ब्लूम्स का लेवल नहीं है या ब्लूम्स ने उसका वर्गीकरण नहीं किया है, तो वो हो जाएगा ऑटोनॉमस लेवल। ये वाला ऑटोनॉमस डेवलपमेंटल लेवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस डेवलपमेंटल लेवल को दिया है मॉरिस एल बिगी ने। इन्होंने बोला कि स्टूडेंट यहाँ पर अपने ऑटोनॉमी से भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मतलब स्टूडेंट्स की अपनी खुद की फीलिंग्स होती है, खुद का जजमेंट होता है, वो खुद में भी डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद में वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था ऑटोनॉमस लेवल। अगला जो टॉपिक है वो आपका टीचिंग फिलोसफी का है और उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं, यहां से भी मैचिंग का क्वेश्चन आता है। इसको क्विकली देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो ये है यहाँ पे कुछ इन फिलोसफीज के मेन प्रोपोनेंट्स, यानी कि जिन्होंने इन फिलोसफीज को दिया है। तो महात्मा गांधी ने फिलोसफी दी है बेसिक एजुकेशन की, जिसको आप वर्धा एजुकेशन सिस्टम के भी नाम से आप जानते हो। ये हायर एजुकेशन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ है लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि जो अधिगम होता है, जो बच्चे सीखते हैं वो प्राकृतिक रूप से सीखते हैं और प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं। श्री औरोबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में बोला है, यानी कि आंतरिक शिक्षा के बारे में बोला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। इन्होंने आध्यात्मिक स्तर पे फोकस करने के लिए बोला है। इसके अलावा जे कृष्णमूर्ति ने बोला है एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो शिक्षा से परिवर्तित हो सकता है। जॉन डीवी ने बोला एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये जॉन डीवी वाला पूछता है। मारिया मोंटेसोरी ने सेल्फ एजुकेशन के ऊपर में फोकस किया है, बोला है कि सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि आप स्वयं शिक्षित होइए और इससे आपका जो इंडिविजुअल है यानी कि व्यक्तित्व है वो स्वयं विकसित होगा। फ्रोइबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन यानी कि केजी के कंसेप्ट के बारे में फ्रोइबल ने बताया था और बोला कि बच्चे जब केजी में होते हैं तो सेल्फ एक्टिविटी करके सीखते हैं, कुछ क्रिएटिव करके सीखते हैं, सोशल कोऑपरेशन से सीखते हैं चीजों को। तो फ्रोइबल ने इस कंसेप्ट को दिया था। रोसू ने दिया था नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर। यहां से मैचिंग का क्वेश्चन आता है, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप देख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़े। तीसरा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स, अनुमान का स्टेप पूछता है। अब आपको ये दे देगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक व्हाट इज द करेंट सीक्वेंस और करेंट स्टेप ऑफ अनुमान। इन्फ्रेंस का आपको स्टेप बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, इसको याद करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन के बारे में पूछता है। इस ट्रिक का नाम है फुल। क्या है? PH, देखो क्या है, PHUUN, फुल। इस ट्रिक को याद कर लो। P से क्या हुआ? प्रतिज्ञा, H से क्या हुआ? हेतु, U से हुआ उदाहरण,
यू, फिर दूसरे यू से हुआ उपनय और निगमन, एन से हो गया निगमन। तो फुल है इसका सही एग्जांपल। आप उदाहरण और उपनय में कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप यूडी यूपी ऐसे याद कर सकते हो कि पहले यूडी होगा फिर यूपी होगा, क्योंकि डी पहले आता है ना अल्फाबेट सीरीज में, डी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो यूडी पहले होगा, यूपी बाद में होगा, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। तो 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, फुल वाला आप ऑप्शन लगाएंगे यहां पर PHUUN और इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। तो यूडी पहले होगा, यूपी बाद में होगा, है ना, यूडी पहले होगा, यूपी बाद में होगा, तो आपका हो जाएगा चौथा प्रश्न, चौथा उत्तर सही। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है, उदाहरण क्या है, उपनयन क्या है, निगमन क्या है, इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। प्रतिज्ञा का दूसरा नाम थेसिस भी है, हेतु को रीजन बोलते हैं, उदाहरण को एग्जाम्प्लिफिकेशन बोलते हैं, उपनयन को एप्लीकेशन, निगमन को कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप पढ़ लेंगे इसको। अब अगला टॉपिक है प्रमाण का। यहां से आपका एग्जेक्शन रीजन का क्वेश्चन आता है। प्रमाण क्या है? वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज को इसलिए बोला गया क्योंकि प्रमाण में हम कहते हैं कि जो नॉलेज हमें वेद से मिल रहा है वो नॉलेज सर्वोपरि है और वेद से ही ज्ञान मिलता है। तो नॉलेज कैन बी वैलिड और इनवैलिड, मतलब नॉलेज वैलिड हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। तो प्रमा भी हो सकता है और अप्रमाण भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन इसमें 4 तरीके के प्रमाण दिए गए हैं। क्या प्रमाण है? जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, जो आपके सामने बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से आप देख सकते हैं वही प्रमाण है, मतलब उसी से हमें नॉलेज मिलता है। हमें कई बार अनुमान से भी ज्ञान प्राप्त होता है, कई बार उपमान से भी यानी कि कंपैरिजन से भी ज्ञान प्राप्त होता है, कई बार हमें शब्द से भी ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने इसके ऊपर में इंडियन लॉजिक के ऊपर में डिटेल में वीडियो बनाई है, 2 क्लास मैंने पढ़ाया है और पूरा इंडियन लॉजिक कंप्लीट कर दिया है बहुत ही आसान और सरल शब्द में। यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, आप वो वाला वीडियो देख लेना। उसी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में इंडियन लॉजिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हो, वहां से पढ़ लेना। बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में, क्वेश्चन भी कराया सब कुछ। तो इंडियन लॉजिक की क्लास वहां से आप देख लेना। इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो हमने बोला क्या कि ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो आपको वेदों से मिलेगा, हम उस पर विश्वास करेंगे। कैसे विश्वास करेंगे? पहला तो हो गया प्रमाण, दूसरा था अप्रमाण। प्रमाण में बोला गया कि जो नॉलेज हमारे सामने उपस्थित है प्रमाण के रूप में, प्रमाण मतलब क्या होता है कि जो चीज आप देख लो, वेरीफाई कर सको, वही प्रमाण है। तो जो प्रत्यक्ष है, जो जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या शब्द के माध्यम से जो आपको ज्ञान मिल रहा है, आपने उसको प्रमाण की कैटेगरी में रख दिया। अब 2 और भी है, अर्थपट्टी है और आपका एक और है इंप्लीकेशन, इसको आप बोलते हो। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चाहे वो इस लोक में है चाहे वो इस लोक में नहीं है, या अपने अनुभवों से छू करके, देख करके, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके जिसके बारे में आपको नॉलेज मिल रही है। नॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने किताब में पढ़ा आपको ज्ञान मिल गया। नॉलेज का मतलब हर उस चीज के बारे में जो आपके आसपास है उसके बारे में आपको ज्ञान मिल रहा है। चाहे खा करके आपको ये स्वाद पता चल रहा हो कि स्वाद अच्छा है बुरा है, चाहे किसी स्मेल को इनहेल करके आपको पता चल रहा है कि स्मेल अच्छी है या बुरी है। नॉलेज तो नॉलेज हुआ ना, ज्ञान तो ज्ञान हुआ। ज्ञान कैसा भी हो सकता है, तो वो एक चीज है। तो अब यहाँ पे परसेप्शन यानी कि जो आपका परसेप्शन को प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष जो आप इस दुनिया में है, जिसको देख करके आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो हो गया ऑर्डिनरी ज्ञान। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो दुनिया में नहीं है उसके बारे में आपको ज्ञान मिल रहा है, जैसे मेडिटेशन की आपको पता चला, कभी कोई फीलिंग होती है, टेलीपैथी पता चल जाता है क्या आसपास हो रहा है, क्या होने वाला है, वहां से ज्ञान मिल गया। शब्द क्या बोलता है? शब्द का कहने का अर्थ यह है कि कई बार हमें शब्दों से ज्ञान मिलता है, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो चाहे वो बोले हुए शब्द हो। तो शब्द 2 तरीके के होते हैं, एक वैदिक होता है, एक अलौकिक होता है। वैदिक का मतलब क्या हुआ? जो चीजें वैदिक कह लीजिए या अलौकिक कह लीजिए, एक ही चीज है। तो जो चीजें मतलब जो भगवान की सेइंग्स है, भगवान की सेइंग्स का मतलब जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वहां से पढ़ के जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो हो गया वैदिक ज्ञान। तो हम वैदिक ज्ञान के ऊपर में ज्यादा रिलाई करेंगे क्योंकि वो लौकिक शब्द पे हम उतना विश्वास नहीं करेंगे। लौकिक शब्द मतलब इस लोक में बोले गए शब्द। इस लोक में कौन बोलेगा? हमारे आपके जैसे लोग, या वो सो कॉल्ड जो व्यासपीठ पे, या जैसा भी समझिए, क्योंकि बहुत सारे राम रहीम और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जो कि
वर्बल टेस्टिमोनी, यानी कि जो हमारे वेद को खंडित करते हैं या उनकी बातें खंडित करती हैं। तो कई बार लोग व्यासपीठ पे बैठ करके बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको एक्चुअली में नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है किसके, वेद के या पुराणों के या उपनिषदों के, और आप जो बोल रहे हैं लोग कहीं ना कहीं उस गलत चीज को ही फॉलो कई बार कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि जो बात वैदिक है, जो बात अलौकिक है, उस पर हम विश्वास करेंगे, जो वर्ड्स है भगवान के उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन जो वर्ड्स है इस लोक में बोले गए लोगों के बारे में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो किसी व्यक्ति विशेष की बात पे हम विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक वो 5 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। और वो 5 कंडीशन कौन से हैं? एक तो है प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, यानी कि जो शब्द वो बोल रहे हैं उस शब्द का कोई मतलब होना चाहिए, और उस शब्द में आपस में तारतम्य होना चाहिए, और वो ट्रस्टी पर्सन होना चाहिए, मतलब विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, और उसको कुछ वेदों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहां से आप देखिएगा। अनुमान का मतलब है कि यहाँ पे आप किसी थोड़े से इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी थोड़े से चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, उसका आधार बना करके आप और इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, वो होता है अनुमान लगाना। उपमान होता है कंपैरिजन से आपको ज्ञान मिलता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि भाई वो पर्सन दिखने में कैसा है, कोई ए पर्सन है, दिखने में कैसा है, आपने बोल दिया ये पर्सन दिखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभिषेक बच्चन है या ऐश्वर्या राय है, तो आपने कंपैरिजन करके पता लगा लिया कि हाँ ये कैसे दिखने में होगा। तो कंपैरिजन करके जो आपको नॉलेज मिल रहा है। अब अनुमान का मतलब क्या हुआ? अनुमान का मैंने अभी आपको जस्ट मतलब बताया कि आप जैसे कि आपने देख लिया कि गीला है, मतलब पानी से पूरा भरा पड़ा है, तो आप ये बोल सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि बारिश हुई होगी तभी यहाँ पे दलदल है, तभी यहाँ पे गीला है। या घुंघराले बादलों को आपने देखा तो आपने अनुमान लगा लिया कि अब बारिश होने वाली है। ये एग्जाम्पल्स है और यही एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछता भी है। अगला है आपका साइंटिफिक रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स का आप प्रोसेस का जो सीक्वेंस है वो अपने माइंड में रखिएगा। साइंटिफिक रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, दूसरा है व्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा है हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, चौथा है आइडेंटिफाइंग करना, मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना वेरिएबल्स को, पांचवा है फॉर्मुलेटिंग और रिसर्च डिजाइन, छठा है कंस्ट्रक्टिंग डिवाइस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, सातवां है सैंपल को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, आठवां है डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। ये आपसे पूछता है। इसको कई बार दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है। कैसे पूछता है? पहला देगा रिसर्च क्वेश्चन, ये नंबर 1 पे आ जाएगा, दूसरा हाइपोथेसिस, तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा रिजल्ट, पांचवा हाइपोथेसिस चेक, छठा रिपोर्ट। तो रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले 1 पे होगा और छठा होगा रिपोर्ट रिजल्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप कई बार एलिमिनेशन मेथड से या जो आपके ऑप्शंस है उनको देख करके भी कंफ्यूजन हो तो आप लगा सकते हैं। ये टॉपिक हो गया। अगला है आपका नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है, पहले ये समझिए, परिकल्पना करना। यानी कि जब आप किसी विषय पे शोध करते हैं तो आप एक थॉट लेते हो कि भाई यहाँ पे ये चीज हुई होगी या नहीं हुई होगी, उसी के ऊपर में तो आप रिसर्च करते हो। जैसे मान लो कोई एक टॉपिक है, लिटरेसी रेट कितना है भारत का, आपको ये जानना है, तो आप क्या बोलोगे कि भारत में लिटरेसी रेट है या नहीं है? दो ही चीज तो होगा। आप या तो बोलोगे कि भारत में लोग लिटरेट हैं या नहीं है, इसी पे तो होगा। या ये हो सकता है कि कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, उसमें बाइफर्केशन कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पे जब ये कहते हो नल हाइपोथेसिस का मतलब तो समझ में आ गया कि किसी एक स्टेटमेंट को डिफाइन करना और उसके ऊपर रिसर्च करना। अब हाइपोथेसिस दो तरीके का हो गया, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब रिसर्चर ये बोलता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब लिटरेसी रेट होता ही नहीं है, बिल्कुल आपने उसको नलीफाई कर दिया, उस बात को जीरो कर दिया, अब आप उसके ऊपर में रिसर्च कर रहे हो, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। जब आपने वेरिएबल्स के बीच में बोला, नेगेटिव बात बोला या बोल दिया कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है सिचुएशन में, इसको आप HO से डिनोट करते हो। और ये तरीके का स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर प्रूव करने की कोशिश करता है। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी इफेक्ट, कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, पूरी बात को ही नलिफाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप एनालिसिस करना चाहते हैं किसी मेथड के बारे में, कोई एक मेथड है A मेथड है, कोई एक मेथड है B मेथड है, आपने बोला कि इन दोनों मेथड में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आपने इसी के ऊपर में शोध करना शुरू कर दिया। आपने क्या बोला कि एक एजम्पशन बनाया कि कंपैरिजन किया कि इन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट इसका अपोजिट होता है, बोलता है कि हाँ यहाँ पर रिलेशनशिप है। तो जब आप कोई एक ऐसा टॉपिक पे रिसर्च करते हो जहां पे आप ये मान के चलते हो कि हाँ ये चीज हुई होगी, तो वो होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको आप H1 के नाम से डिनोट करते हो। ठीक, और मान लो अब इसे मान लो एग्जांपल दिया है कि आप
देख रहे हो कि कोई एक बॉय है और गर्ल है, बॉय और गर्ल, हमने बोला कि बॉयज आर मोर गुड इन मैथ्स देन गर्ल, क्या कि लड़के मैथ्स में ज्यादा अच्छे होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। अब आपने बोला कि इन दोनों के बीच में मैथ्स सब्जेक्ट का रिलेशनशिप है बॉयज एंड गर्ल्स से। जब आप यहाँ पे मान के चल रहे हो क्या कि बॉयज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मैथ्स में गर्ल्स के कंपैरिजन में, आपने फॉर एग्जांपल ये एक एनालिसिस कर लिया, एक स्टडी कर लिया, तो आप यहाँ पे पॉजिटिवली चीजों को लेके चल रहे हो या आप ये सोच के चल रहे हो कि इन दोनों वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप है। यही अगर आप ये कहते कि दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है या मैथ्स का बॉयज और गर्ल्स से कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी मतलब, ये मैथ्स किसी को भी आ सकता है, मतलब मैथ्स सब्जेक्ट का बॉयज और गर्ल्स से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो आपका नल हाइपोथेसिस हो जाता। लेकिन जब आप रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो तो आपका बॉयज एंड गर्ल्स का, तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो ये एक बात है। अब यहीं पे कई बार एरर हो जाता है। मान लो आपने पूरी कहानी कर ली, पूरा रिसर्च कर लिया, पूरा शोध कर लिया, लेकिन क्या हुआ जब आपने शोध का कंक्लूजन आपको देना था तो आपने गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया और आपने सही चीज को रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एरर। यानी कि शोध तो आपने सही किया है लेकिन लास्ट में आपने गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया या तो सही चीज से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब गलत क्या है सही क्या है उसको समझो। दो तरीके की गलती होती है जिसको आप बोलते हो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या कहता है, देखो ये सेशन हो सकता है आप लोगों के लिए लंबा लग रहा हो, तो इस सेशन को आप पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। जो सेशन आपको थोड़ा सा अगर लग रहा है कि खिंच रहा है, लंबा हो रहा है, तो आप इसको आराम से पॉज भी करके देख सकते हो। बात समझ आई क्या? पॉज करके भी आप इस सेशन को आराम से देख सकते हो। तो क्या है, पहला है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या कहता है, जब नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो, मतलब जब नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो, मतलब आपने जब सोचा कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बात सिद्ध आपने कर दी, लेकिन गलती से आपने लास्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वहां पे हो जाता है टाइप 1 एरर, जिसको आप अल्फा एरर के भी नाम से डिनोट करते हो, ठीक। टाइप 2 एरर कहां होगा, जब नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है, यानी कि जब आपने बोला कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपने रिसर्च किया और आपकी बात गलत निकली, मतलब रिलेशनशिप था, तो जब नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है बट आपने गलती से उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो जाता है टाइप 2 एरर। इसको डिनोट किया जाता है बीटा से। बीटा और अल्फा आपका ग्रीक का सिंबल होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। जब आप नल हाइपोथेसिस को, जो सही है, मतलब नल हाइपोथेसिस जो आपने सोचा था वो सही था बट आपने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया, तब हो गया टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर तब होगा जब नल हाइपोथेसिस गलत था, जो आपने बिल्कुल शुरुआत में हाइपोथेसिस बनाई थी वो गलत था बट आपने उसको गलती से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हो गया टाइप 2 एरर। तो अल्फा को टाइप 1 और बीटा को टाइप 2 एरर से हम यहाँ पे शो करते हैं। एक स्टेटमेंट और है, जब इनकरेक्ट रिजेक्शन होता है ट्रू नल हाइपोथेसिस का। एक स्टेटमेंट तो आपको ये मिल गया, या तो आपको क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा या ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा, दो ही स्टेटमेंट मिलेगा। इन दोनों स्टेटमेंट को समझ लो। इट इज एन इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि ट्रू नल हाइपोथेसिस का यहां पे क्या हो गया, इनकरेक्ट रिजेक्शन हो गया। दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव, इसलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। और टाइप 2 एरर क्या हुआ, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि गलती से एक्सेप्ट हो गया क्या, नल हाइपोथेसिस। एक गलत नल हाइपोथेसिस गलती से अगर एक्सेप्ट हो जाए, एक गलत हाइपोथेसिस गलती से अगर एक्सेप्ट हो जाए तो टाइप 2 एरर हो गया। एक बार वापस इसको पढ़ना, याद हो जाएगा। तो ये था आपका हाइपोथेसिस के बारे में। अगला है आपका व्याप्ति, और ये है लास्ट टॉपिक आपके आज के इस सेशन का। व्याप्ति क्या बोलता है, व्याप्ति में आपसे जो क्वेश्चन आता है यहां पर वो एग्जाम्पल के तौर पे पूछता है। व्याप्ति को बोलते हैं कोरिलेशन, यानी कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में, जब मिडिल टर्म और माइनर टर्म के बीच के रिलेशन को दर्शाना हो तो वो व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब क्या होता है, व्याप्त होना, यानी कि एग्जिस्ट करना। तो क्या दो लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन व्याप्त है या नहीं है, इसी चीज को दिखाने का काम करता है व्याप्ति, ठीक। तो यहां पे दो टर्म्स होते हैं, व्याप्त होता है और व्यापिका होता है, ठीक। तो व्याप्ति का मतलब पहले तो ये समझिए कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, ये दिखा, अब रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है इसे मतलब नहीं है, दो के बीच के संबंध को दिखाने का काम करता है व्याप्ति। इट इज कंसर्न एज लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस, ये आपके लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस पे ये क्या होगा, कंसर्न होगा, जिनसे कि आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन व्याप्ति से आपको कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि व्याप्ति तो आपके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का बात बता रहा है। व्याप्ति ये थोड़ी बता रहा है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। व्याप्ति का काम इतना हुआ कि दो के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, सिर्फ ये बताना। व्याप्ति मीन्स को रिलेशन, दो के बीच का रिलेशन बताना। व्याप्ति गारंटीज द ट्रूथ ऑफ
कंक्लूजन, ठीक। और इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस का मतलब होता है अपरिवर्तनीय संयोग, जिसको आप व्याप्ति भी बोलते हैं। तो व्याप्ति का एक और नाम क्या है? इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस, यानी कि ऐसा संयोग जो कि अपरिवर्तित हो। तो व्याप्ति क्या दर्शाता है? कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स, दो फैक्ट के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको व्याप्ति दिखाता है। जैसे स्मोक इज परवेडेड बाय फायर, एक क्या हुआ? स्मोक माने क्या हुआ? धुआं। स्मोक इज परवेडेड बाय फायर, हमने क्या बोला? अगर धुआं है तो भाई कुछ आग होगी, कुछ चिंगारी होगी, तभी तो धुआं आया होगा ना। तो हमने क्या दिखाया? अब आग लगी, किसने लगाया है या नहीं है, उस पर मत जाओ। हमने दो के बीच का रिलेशन बताया कि अगर धुआं है तो पक्का कहीं ना कहीं चिंगारी लगी होगी, कहीं ना कहीं आग लगी। धुआं ऐसे हवा में तो आएगा नहीं, ठीक। और फायर इज परवेडेड बाय स्मोक, अगर फायर लगी है यानी कि अगर आग है तो धुआं भी उठेगा। ऐसा नहीं है कि आग लगी और बुझ जाएगी, अगर आग लगी है तो धुआं भी उठेगा। तो यहां पे हमने क्या बोला? एक एग्जाम्पल दिया। तो व्याप्त है क्या? दो के बीच का रिलेशन। हमने क्या बोला? धुआं और आग के बीच के रिलेशन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो सच है ना भाई। अगर भूख लगी है तो खाना खाओगे, अगर खाना खा लो तो मतलब भूख लगी है, ठीक। तो वो एक बात। तो ये थे आपके 40 टॉपिक। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, जैसे कि मैथ्स का, मिक्सर एलिगेशन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अभी आपका जुलाई वाले फेज में पूछा गया था, कोविड और मूव के बारे में, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, और इन लॉजिक के कुछ टॉपिक जैसे कि हेत्वाभास वगैरह क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। अब मैथ्स का क्या है? मैथ्स तो हम लोग क्वेश्चन से ही करेंगे ना, या रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको तो क्वेश्चन से ही कराया जा सकता है ना। थ्योरेटिकल वाले पोर्शन मैंने आपको करा दिए। कुछ 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके मैथ्स वाले पोर्शन है, उसको हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना, इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस वहां पे डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। और अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत मैंने मेहनत की है सेशन को एक्सप्लेन करने में, और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे एक्सप्लेन करने में। आई होप कि सेशन को आपने जेन्युइनली एंजॉय किया हो। और कल से हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर में करेंगे अच्छे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस, अमेजिंग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। अगर आपका कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स के अलावा, कोई भी थ्योरेटिकल डाउट्स है, तो आप टेलीग्राम पे शेयर करेगा या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी शेयर करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं हम लोग कल अगेन अपनी क्लास में। टाटा और बाय बाय।